निरपेक्ष प्रयास के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप वाजपेयी आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पिछले सत्रों में तिरंगे रंग के दर्शनों का दर्शन, इसका हमने विश्लेषण किया कि भगवा रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग, इसका दर्शन क्या है, इसके पीछे क्या तथ्य है, इसके पीछे क्या संदेश छुपे हुए हैं। आज हम इसके केंद्र बिंदु अर्थात जो चक्र बना हुआ है धमाई तिरंगे में, इसका क्या महत्व है, इसका क्या दर्शन है, इसका क्या भावार्थ है, इसको एक वैज्ञानिक, एक दार्शनिक के रूप में, एक दर्शन के रूप में किस तरह से समझा जा सकता है और इसके संदेश को कैसे विश्वव्यापी बनाया जा सकता है, इसे इसका एक निरपेक्ष विश्लेषण आपके सामने रखना चाहूँ। चक्र, जैसे आपने देखा है कि ये गोल होता है, उसमें 24 तीलियां, उसका एक केंद्र बिंदु होता है, उसके आसपास एक गोलाकार चक्र को बनाया गया है। ये अशोक इसके स्तंभ का से लिया गया है। ये तो हमारे संविधान में इसका उल्लेख है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी या संविधान बना था, तो उसके बारे में चर्चा की गई थी कि गांधी जी के चरखे के स्थान पर चक्र को क्यों महत्व देना चाहिए। अब मैं इसके जो दूसरे स्पष्टीकरण हो सकते हैं, इसके पीछे और भी क्या कोई दृष्टिकोण, कोई फिलॉसफी, कोई साइंटिफिक रीजन हो सकता है, इसके बारे में भी एक विश्लेषण रखना चाहूँगा। गोल ही क्यों, स्फेरिकल ही क्यों? अगर आप ब्रह्मांड में इसका महत्व को, सब ब्रह्मांड के संदर्भ में इसके गोलाकार को, अगर आप इसके महत्व को, स्फीयर के जो महत्व को अगर आप समझें, तो आप पाएंगे कि हमारी पृथ्वी गोल है। हमें मालूम है, हम देखते हैं, अपने आंखों से देखते हैं कि चंद्रमा गोल है, सूरज गोल है, और जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, जितने भी जो भी ब्रह्मांड में आकार हम देखते हैं नंगी आंखों से, या आप हबल टेलीस्कोप से देख लीजिए, या जेम्स के जो लेटेस्ट दूरबीन है उससे देख लीजिए, गोलाकार फिजिकल ऑब्जेक्ट के अलावा और कोई दूसरा आकार आपको नजर ही नहीं आएगा। ये ब्रह्मांड की सच्चाई है कि गोलाकार लिए बगैर आप गतिशील नहीं हो सकते, और चक्र गति को इसका प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो गोलाकार आकार के अलावा आपको कोई ट्रायंगुलर, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयताकार, आड़ा टेढ़ा, इन्हें किसी भी अन्य आकार को आप इस ब्रह्मांड में कितनी भी खोज कर ले, कोई दूसरा आकार हो ही नहीं सकता, असंभव। ये एक वैज्ञानिक तथ्य भी है, और इसके पीछे एक दर्शन भी छुपा हुआ है कि गति के कुछ नियम हैं, लॉ ऑफ मोशन जिसे कहते हैं, उसके कुछ नियम हैं कि
इसके तीन मूलभूत तत्व हैं, जिसे कहते हैं कि डिस्टेंस, डिसिप्लिन और डेस्टिनी। अर्थात एक लक्ष्य को निर्धारित किए बगैर मोशन संभव संभव नहीं है, गति संभव नहीं है। एक लक्ष्य को अगर आप निर्धारित नहीं करेंगे तो गति कहाँ आएगी, कैसे आएगी? अगर आप घर के बाहर कदम रखना चाहते हैं और आपको ये मालूम नहीं है कि हमको किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, बाजार जाना है या किसी से मिलने जाना है या ऑफिस जाना है या रेलवे स्टेशन जाना है या एयरपोर्ट पर जाके आपको कोई फ्लाइट पकड़नी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब तक डायरेक्शन नहीं होगा, दिशा नहीं होगी, हम अपने जीवन की, यानी अपने, जैसे ही हम उठते हैं हमको अपना कार्यक्रम तय करना पड़ता है, हमें अपना अपना प्रोग्राम तय करना पड़ता है कि आज हम क्या करेंगे। इसे हम कहते हैं डायरेक्शन। दूसरा तत्व डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। एक अनुशासन का पालन किए बगैर आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। वो अनुशासन सामाजिक हो सकता है, वो ट्रैफिक के नियम हो सकते हैं, कार अगर आप चला रहे हैं तो उसका कोई डिसिप्लिन होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि डिसिप्लिन के बिना, अनुशासन के बिना हम अपने डायरेक्शन की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। तीसरा तत्व जो है वो है डेस्टिनी। अंतिम लक्ष्य क्या है? डेस्टिनी का अर्थ ये होता है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। हम जो सफर तय करते हैं हमें मालूम रहता है कि हमें कहाँ पहुंचना है। अगर हम हवाई यात्रा कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि हमें दिल्ली आना है, कानपुर जाना है, बॉम्बे जाना है, कहाँ जाना है। अगर ये नहीं है तो हम कौन सी फ्लाइट पकड़ेंगे, कौन सी ट्रेन पकड़ेंगे। तो डेस्टिनी का अर्थात अंतिम लक्ष्य क्या है, ये हमें निर्धारित करना पड़ता है। अब इन तीन तत्वों की वैज्ञानिक और इनके पीछे छुपा हुआ दर्शन क्या है, ये मैंने आपको बहुत संक्षिप्त रूप में इसका विश्लेषण करने का प्रयास किया, क्योंकि इन तीन तत्वों के बिना हम जो अपना आर्थिक विकास कर रहे हैं, सामाजिक विकास कर रहे हैं, जो शिक्षा का जो हम अपना स्तर बढ़ा रहे हैं, जो हम अपने, जिसे कहते हैं कि नॉलेज को रेलिवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रक्रिया आज से नहीं, ये लाखों साल से चल रही है और लाखों साल तक चलती रहेगी। इसका भावार्थ क्या है, क्या अंतिम लक्ष्य क्या है, इसके बारे में मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, उसका विश्लेषण करना इसलिए आवश्यक समझता हूँ कि चक्र को सिर्फ आप एक गोल आकार नहीं समझे। इसके पीछे ये जो मैंने अभी आपके सामने कुछ वैज्ञानिक और कुछ जो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, उसके बारे में आपको कुछ इनका परिचय देने की कोशिश करी। अब दूसरा, गोल का अर्थ क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज परिवर्तनशील है। कोई चीज
एक ही रूप में, एक ही स्वरूप में, एक ही मात्रा में ये चीज संभव नहीं है। हर चीज का धीरे धीरे स्वरूप बदलता जाता है, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे प्रकृति का कोई भी संसाधन हो, इसका स्वरूप बदलता रहता है। और ये स्वरूप क्यों बदलता है? क्योंकि हमारा जीवन जो है वो इक्वलिटी से इनइक्वलिटी की तरफ बढ़ता रहता है। और हमारा जीवन जो है वो ब्रह्मांड के इसी सिद्धांत के ऊपर चलता है कि हम जब जन्म लेंगे और हमारी जब मृत्यु होगी, तो हमें मालूम है कि जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, इसके बीच का जो सफर है, यही गति है, यही परिवर्तनशीलता है कि हम एक शिशु के रूप में, एक बेबी के रूप में हमारा जन्म होता है, हम जवान होते हैं, हम धीरे धीरे एडल्ट या प्रौढ़ होते हैं, फिर अब बुढ़ापा आता है और अंतिम लक्ष्य जो है जीवन का, वो तो मृत्यु है। ये अमर सत्य है। इसके बारे में कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे ऐसा तो होता नहीं है, होगा भी नहीं, कभी होगा भी नहीं, क्योंकि प्रकृति में हम जानते हैं कि पृथ्वी का भी जन्म हुआ। आज पृथ्वी किस स्थान पर है, और एक न एक दिन पृथ्वी का ये स्वरूप भी बदल जाएगा। जो सूर्य है ये भी एक तारा है, इसका भी क्रमिक विकास हुआ है, और एक ना एक दिन सूर्य भी जो है ना, इसका जीवन चक्र खत्म हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जड़ता, एक फिक्सिटी जिसे कहते हैं, वो ब्रह्मांड में संभव नहीं है। उसी के आधार पर हमारे यहाँ आध्यात्म का जन्म हुआ कि वैचारिक स्तर पर भी जो परिवर्तनशीलता है, वो हमारे जीवन का, हमारे सनातन धर्म का एक अभिन्न और अंतिम सत्य है कि समय के साथ साथ अगर आप बदले नहीं, आपका विचार नहीं बदला, तो आपका समाज जो है, आपका राष्ट्र, आपकी जो भी विचारधारा है, उसका अंत हो जाएगा। और अगर आप इस सत्य को नहीं जानते हैं और अपरिवर्तनशील रहते हैं, अर्थात अगर आप समय के साथ साथ अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, तो आपके समाज में आपकी जो भी राजनीतिक, आर्थिक और ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि हमारा देश एक संविधान से रेगुलेट हो रहा है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक नियम कानूनों का एक इतना बड़ा जो है ना स्पेड वर्क है, मकर जाल जिसे कहते हैं। ये सब परिवर्तनशील है। संविधान जब से बना तब से आज तक कितने संशोधन हो चुके। अगर ये परिवर्तनशीलता की संभावनाओं को खत्म कर दिया जाए और कहा जाए कि बस जो लिख दिया वो अंतिम सत्य है, तो समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उनको उनके साथ कैसे समझौता किया जाएगा, उनके साथ में कैसे समाज में बदलाव किया जाएगा। स्वतंत्रता के समय हमारी जो अशिक्षा थी, जो गरीबी थी, जो सामाजिक संतुलन था, उसकी तुलना क्या आज से, आज के समाज, आज की आर्थिक व्यवस्था, आज की राजनीति,
आज की जो मैन टू मैन जिसे कहते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज, ये क्या एक जैसी हैं? तो बिल्कुल बदल गई हैं। हर चीज में बदलाव होता है, उसमें जड़ता का कोई स्थान नहीं है। और अगर हम जड़ता के शिकार हो गए तो टकराव बढ़ेगा और वो चीज नष्ट हो जाएगी। यही नियम जो है ब्रह्मांड में भी पालन किया जाता है कि अगर आप, यानी हमारी पृथ्वी को गतिशील भी रहना है, घूमते भी रहना है, तो उसे जो भी बदलाव हो रहे हैं सूर्य में, चंद्रमा में, दूसरे ग्रहों में, इसके साथ में संतुलन बना के रखना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो पृथ्वी जिस ऑर्बिट में, जिस परिधि में घूम रही है, वो किसी न किसी चीज, दूसरे ग्रह से या सूर्य की कक्षा के बाहर चली आएगी। फिर क्या होगा? पृथ्वी का अंत हो जाएगा। अगर दो ग्रहों के बीच में टक्कर हो गई तो क्या हम, हमारी पृथ्वी में जो आज जीवन है, ये जीवन रह पाएगा? हम जानते हैं, हमारे वैज्ञानिक इसके बारे में सजग रहते हैं कि कहीं से कोई उल्का पिंड आके जो हमारे पृथ्वी से टकरा ना जाए। क्योंकि संभावना ये रहती है कि अगर बहुत बड़ा कोई उल्का का अंतरिक्ष में घूम रहा कोई ऐसा छोटा या बड़ा जिसका भार है, जिसकी गति है, वो हमारी पृथ्वी से आके टकराएगा, तो हमारा जीवन भी, मानव जीवन के साथ साथ जो भी जलवायु है, जो भी हमारे पृथ्वी के जलवायु का संतुलन है, वो सब खत्म हो जाएगा। और हमारा जीवन, मानव जाति का जीवन भी खत्म हो जाएगा साथ में। तो ये महत्व है इन सब बातों का। तो गोल को, जो चक्र है, इसको दो, इसके पीछे जो सिद्धांत छुपे हुए हैं, उसको समझना बहुत अधिक आवश्यक है कि गति क्या है और परिवर्तनशीलता क्या है। ये दर्शन हमारे तिरंगे के चक्र का है। और जो तीन रंग हैं उसके साथ में जो चक्र है, इसे, इसके भावार्थ को, इसके वैज्ञानिक पहलू को, इसके एस्पेक्ट, साइंटिफिक एस्पेक्ट को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितने तीन रंगों का है। ये उद्घोष जो है हमारा तिरंगा करता है, ये एक सिर्फ देश के लिए, यानी भारत का, हमारी जनता को समझाने का ही उद्घोष नहीं होना चाहिए। विश्व के दूसरे देशों को भी इसके साथ साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम, जो भारत है, वो विश्व, हर तरह से हम जुड़े हुए हैं। चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, या पॉलिटिकल, या जलवायु हो, हर तरह से हम विश्व के साथ में, विश्व जनमत के साथ में जुड़े हुए हैं। और विश्व जनमत हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो इस संदेश को हमें बताना पड़ेगा कि हमारा तिरंगा जो है ना, सिर्फ एक फ्लैग नहीं है, सिर्फ झंडा नहीं है, ये एक संदेश वाहक है, ये एक मैसेंजर है, एक दर्शन का, एक संपूर्ण दर्शन का, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म में क्या है? क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूटी, यानी ये लगातार एक अंतिम सत्य को प्रतिपादित करता है कि
कुछ नियम प्रकृति के ऐसे हैं जिसके पालन को किए बिना, अर्थात एक अनुशासन के साथ में, प्रकृति के साथ में रहे बिना, एक सामंजस्य बिठाए बिना हम अपने जीवन की, एक सुखद जीवन की जिंदगी तो जब तरह तरह से कट जाती है, मगर अगर एक व्यक्ति सुखद स्थिति में नहीं है, एक तो एक समुदाय, जो समुदाय के दूसरे सदस्य हैं उसके साथ वो कैसे अपने आप को जो है ना, अपने जीवन को, जीवन के लक्ष्य को, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। और समुदाय से मिलकर ही तो हम एक राष्ट्र की या भारत की कल्पना कर रहे हैं। अगर अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा, अगर अलग अलग कल्चर हर जगह, हर व्यक्ति अलग अलग इसकी परिभाषा करेगा, तो ना तो समुदाय बनेगा, ना प्रांत बनेंगे, ना राष्ट्र बनेगा। और ना राष्ट्र बनेगा तो हम अपना तिरंगा को लेके कैसे भी घर में लहराते रहेंगे। हमें इसका पीछे जो सामुदायिक चेतना है, झंडे की जो सामुदायिक चेतना है, जिसका अभूतपूर्व का इसका प्रचार प्रसार देखकर मैं भी उत्साहित हूँ, पूरा देश उत्साहित है। इस उत्साह के साथ साथ इस तिरंगे का एक क्या महत्व है, इसका क्या संदेश है, क्या दर्शन है, इसको इसका एक विश्लेषण करने का मैंने प्रयास किया है। हो सकता है आप इससे सहमत हो, उससे असहमत हो, कुछ बिंदु हो सकता है विवादास्पद भी हो, मगर मेरा निरपेक्ष भाव से विश्लेषण करने का और आपका सहयोग मानने का एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी भी घटना को, किसी भी ऐसी चीज जो दीर्घकालीन जिसका असर होगा, उसे एक अलग दृष्टिकोण के साथ भी आपके सामने रखूं। यही उद्देश्य को आगे लेके आपका एक बार सहयोग, आपका एक बार सद्भावना इस यूट्यूब निरपेक्ष प्रयास के यूट्यूब चैनल पर आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ, आपसे सहयोग मांगता हूँ। आपने इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।